प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। सिर्फ सच्चे केस लड़ने वाला वकील, अंग्रेजों के कई कानून खत्म कराए, मंत्रियों के नाश्ते का बिल खारिज कर दिया, सबसे बड़े राज्य के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से विभूषित राजनेता। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ने एक सरकारी बैठक बुलाई थी। मंत्रियों की बैठक में चाय और नाश्ते का इंतजाम हुआ। बैठक खत्म हुई, मंत्री चले गए, अफसर वहीं पर रुके रहे। बैठक में चाय नाश्ते का बिल पास करवाने के लिए कर्मचारी मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। उन्होंने बिल देखा और उसे पास करने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल उसी को देना होगा जिसने नाश्ता मंगवाया है। मैं सिर्फ चाय का बिल पास करूंगा। नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। उस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। मुख्यमंत्री की ये बात सुनकर सभी अधिकारी हैरान रह गए। उस मुख्यमंत्री का नाम है गोविंद बल्लभ पंत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हमारी खास सीरीज मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री, अविभाजित उत्तर प्रदेश और आज के उत्तराखंड राज्य का अल्मोड़ा उस ऐतिहासिक सच्चाई का गवाह बना जिसमें एक अंग्रेज जज को हिंदुस्तानी वकील ने चुनौती दी थी। अल्मोड़ा की अदालत में पेशे से वकील गोविंद बल्लभ पंत किसी बात पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट से बहस करने लगे। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई भारतीय वकील उसे कानून की व्याख्या समझाए। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अदालत के अंदर घुसने नहीं दूंगा। इसके जवाब में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, मैं खुद ही आज से तुम्हारी अदालत में कदम नहीं रखूंगा। यह उस शख्स की कहानी है जिसका जीवन आजादी से पहले और आजादी के बाद तक देश सेवा में समर्पित रहा। अल्मोड़ा में जन्मे गोविंद बल्लभ पंत मूल रूप से महाराष्ट्र के थे। मां का नाम गोविंदी बाई था। उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया। पिता सरकारी नौकरी में थे। उनके ट्रांसफर होते रहते थे, इसीलिए नाना के पास पले बढ़े और शुरुआती पढ़ाई की। बचपन में उनका वजन काफी ज्यादा था। वो कोई खेल नहीं खेल पाते थे, एक ही जगह पर बैठे रहा करते थे। घर वाले इसी वजह से उन्हें ठपुआ कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत होशियार थे। एक बार की बात है, गोविंद बल्लभ पंत जब छोटे थे तो स्कूल में उनके मास्टर ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि 30 मीटर के कपड़े को अगर रोज 1 मीटर करके काटा जाए तो ये कितने दिन में कट जाएगा। सबने जवाब दिया 30 दिन, लेकिन पंत ने जवाब दिया 29 दिन। मास्टर ने उन्हें शाबाशी दी तो पंत बोले कि ये तो स्मार्टनेस की बात है, इसमें कौन सा दौड़ना था। 10 सितंबर साल 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खूंट गांव में गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए साल 1905 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गए। यहां 1909 में कानून की डिग्री ली और वापस अल्मोड़ा आकर वकालत करने लगे। लेकिन बहुत दिनों तक अपने पेशे से जुड़े नहीं रह सके। उनके मन, आंखों और विचारों में आजादी का संघर्ष कौंध रहा था। राजनीति में आने का उनका किस्सा भी काफी दिलचस्प है। एक दिन वो अल्मोड़ा में अपने चैम्बर से निकलकर घूमने गए। वहां पर देखा कि 2 लड़के स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं। ये सुनकर पंत ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर भी देश और समाज को लेकर बहस होती है। उन युवकों ने जवाब दिया, हाँ, बस नेतृत्व की जरूरत है। बस उसी समय गोविंद बल्लभ पंत ने वकालत को छोड़ दिया और हमेशा के लिए राजनीति में आने का संकल्प ले लिया। गोविंद बल्लभ पंत सादगी पसंद और गंभीर व्यक्तित्व वाले नेता थे। 1914 में उन्होंने अंग्रेजों के एक ऐसे कानून का विरोध किया जिसके तहत आम लोगों को अंग्रेजों का सामान कुली की तरह ढोना पड़ता था।
उस कानून का नाम था कुली बेगर सिस्टम। पंत ने न केवल इसके खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ते हुए उसे खत्म करवा के ही दम लिया। उनके बारे में एक बात हर कोई जानता था कि वो एक ऐसे वकील थे जो सिर्फ सच का साथ देते थे, सिर्फ सच्चे केस ही लड़ते थे। मुकदमा लड़ने का उनका ढंग भी निराला था। जो मुवक्किल अपने मुकदमों के बारे में सही जानकारी नहीं देते थे, गोविंद वल्लभ पंत उसका मुकदमा लेते ही नहीं थे। काकोरी कांड वाले केस ने एक वकील के तौर पर उन्हें बड़ी पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई। तो जब काकोरी कांड हुआ, जिसमें कि स्वतंत्रता सेनानियों ने खजाना लूट लिया, ब्रिटिश खजाना लूट लिया, ट्रेन लूट ली, और उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी पकड़े गए उन पर मुकदमा चला, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात थी कि गोविंद वल्लभ पंत जी ने उनका मुकदमा लड़ा। एक बड़े वकील भी थे, तो जो बहुत वकील जो मुकदमा लड़ रहे थे उनमें एक प्रमुख वकील वो भी थे स्वतंत्रता सेनानियों के, और अशफाक उल्ला खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जी, इन सब लोगों के लिए उन्होंने पैरवी की। मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर उन्होंने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। सबकी लड़ाई उन्होंने कोर्ट में लड़ी, और उसको याद किया जाता है कि किस तरह से एक बड़े नेता भी थे उस वक्त, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बड़े वकील भी थे। तो ये बहुत महान लोग थे और बहुत बड़े कद के व्यक्ति थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, तो चूंकि जो भी पहले राज्य के पहले मुख्यमंत्री होते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे स्टेट को दिशा देने की, पूरे राज्य की राजनीति को एक दिशा देने की। तो बहुत बड़े मानदंड स्थापित किए उन्होंने, जो उत्तर प्रदेश में आज तक जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, एक बहुत बड़ा मानदंड होता है पंडित जी का। आजादी के बाद वाराणसी के कई नेताओं का यूपी की सियासत में वर्चस्व था। उस दौर में भी पहाड़ों में जन्मे गोविंद वल्लभ पंत का यूपी में राजनीतिक रसूख नजर आया। कई बड़े नेताओं के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री चुना। उन्नीस सौ 1921 में गोविंद वल्लभ पंत ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। वो विधानसभा के लिए चुने गए। आज का उत्तर प्रदेश उस वक्त का यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध होता था। 1932 में पंत की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है। बरेली और देहरादून की जेलों में ये दोनों साथ बंद रहते हैं। उसी दौरान नेहरू और पंत की दोस्ती हुई थी, और उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत का सियासी जीवन बुलंदियों पर पहुंचता गया। 17 जुलाई साल 1937 से लेकर 2 नवंबर साल 1939 तक वो ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व 1 अप्रैल साल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक के दौरान दोबारा सौंपा गया। ये उनके व्यक्तित्व का ही जादू था कि जब भारतवर्ष आजाद हुआ और देश ने अपना संविधान बनाया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। 26 जनवरी साल 1950 से 27 दिसंबर साल 1954 तक वो आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पंत जी ने जो भी ऐसे प्रस्ताव थे कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू जी को सूट करते थे, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, जैसे सुभाष चंद्र बोस का प्रस्ताव, ये सारे के सारे ऐसे प्रस्ताव जो नेहरू को सूट करते थे, वो सब पास कराने की भूमिका कांग्रेस के समय में पंत जी की थी। भारत के विभाजन का भी प्रस्ताव पास कराने में उनकी भूमिका थी। तो नेहरू और वो काफी साल साथ रहे, एक दूसरे को समझते थे, आंदोलन में साथ थे, दोनों अच्छे वकील थे, और जमुना प्रसाद त्रिपाठी का घाव दोनों को था। तो ये तमाम तरह के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन थे जो नेहरू को गोविंद वल्लभ पंत को एक दूसरे के करीब लाते थे, और नेहरू की निर्भरता गोविंद वल्लभ पंत पर बढ़ाते थे, क्योंकि नेहरू का राज्य था उत्तर प्रदेश उस समय, तब यूनाइटेड प्रोविंस था। उस समय भी नेहरू इलाहाबाद के रहने वाले थे, उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, तो पंत भी यहीं के रहने वाले थे। पंत जी ने बरेली में पढ़ाई की थी। तो सब कुछ इतना कॉम्बिनेशन परमिशन मिलता था कि उन दोनों का एक दूसरे पर निर्भर हो जाना थोड़ा लाजमी भी लगता, थोड़ा जायज भी लगता है। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कहा जाता है कि वो दिखने में जितने साधारण थे, स्वभाव से उतने ही वो निडर थे। उनके बारे में पंडित नेहरू ने लिखा था कि लखनऊ में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के विरोध में
आंदोलन चला रखा था। एक टीम का नेतृत्व नेहरू खुद कर रहे थे और दूसरी टीम के लीडर थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। एक दिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नेहरू को चोटें आईं और उनके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। लेकिन इस लाठीचार्ज में सबसे ज्यादा चोट पंत को लगी, जो नेहरू के बराबर में खड़े थे। उनकी 6 फीटी कदकाठी अंग्रेजों के हमले की जद में सबसे पहले आई। नेहरू ने बताया कि पंत को इतनी चोटें आई कि अपनी कमर को सीधा करने और सक्रिय जीवन में वापस आने में उन्हें काफी वक्त लग गया। कि नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के बीच बहुत प्यारे रिश्ते थे। साइमन कमीशन के खिलाफ दोनों ने साथ साथ लड़ाई लड़ी थी। दोनों लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में 40 साल तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शागिर्दी स्वीकार की थी, उनके साथ रह करके काम किया था। एक और दिलचस्प वाकया है, जमुना प्रसाद त्रिपाठी नाम के डिप्टी एसपी ने दोनों को एक प्रदर्शन में मारा था, जिससे पंत जी की गर्दन हिलने लगी थी और नेहरू जी की गर्दन नहीं हिलती थी। नेहरू जी ने उस पर नियंत्रण कर लिया था। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की शख्सियत ऐसी थी कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों ही उनकी बात नहीं काटते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पंत ने महात्मा गांधी गुट और सुभाष चंद्र बोस के गुट के बीच एक पुल का काम किया। गांधी जी का गुट ब्रिटिश शासन का समर्थन करने की वकालत करता था, जबकि बोस का गुट अंग्रेजी हुकूमत को बाहर निकालने के लिए मौके का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों की ओर से ना लड़ने की वकालत कर रहा था। उस दौर में पंत ने किसी तरह दोनों को समझाया और देश हित में अंग्रेजों को इस बात पर राजी किया कि युद्ध के बाद वो भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। तब जाकर भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी फौज का साथ दिया और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से जंग लड़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत अगर विरोध नहीं करते तो यूपी का जालौन और झांसी आज मध्य प्रदेश में होता और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी समेत कई जिले यूपी में आ जाते। यानी आज के यूपी और एमपी का नक्शा बदला हुआ होता। भाषा के आधार पर जिस वक्त यूपी और एमपी के बंटवारे की हलचलें तेज थी, उसी समय गोविंद बल्लभ पंत ने मोर्चा संभाल लिया। आजादी के बाद भारत ने राज्यों को उनकी भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए एक आयोग बनाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश ये थी कि राज्यों के बंटवारों के लिए भाषा को आधार बनाया जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया कि प्रशासन को आम लोगों की भाषा में काम करना आना चाहिए ताकि जनता को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। भाषा के आधार पर पुनर्गठन में कई राज्यों के बीच में तकरार होने लगी। ये कहा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनाने का विरोध किया। वहीं बुंदेली भाषा बोलने के आधार पर बुंदेलखंड के 4 जिले झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन को मध्य प्रदेश से मिलाने पर आपत्ति दर्ज कराई। राज्य पुनर्गठन आयोग और पंत के बीच लंबी चर्चा चली। आखिर में जीत पंत की हुई और यूपी और एमपी के बीच जिलों की अदला बदली को रोका जा सका। बुंदेलखंड का एक पार्ट मध्य प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश चाहता था कि वो पार्ट हमें दे दिया जाए, क्योंकि भाषा के आधार पर पूरे राज्य बनने का संकल्प है। ये कांग्रेस पार्टी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही है। उस समय की कांग्रेस पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे तमाम उदाहरण आए, जैसे गुलबर्गा का उदाहरण था। ऐसे तमाम शहर आए जो भाषा दूसरी बोलते थे और दूसरे राज्य में शामिल थे। इस आधार पर इसे खत्म नहीं किया गया, और अगर खत्म किया जाता तो एक नए भारत उत्तर प्रदेश का स्वरूप छोटा हो जाता और उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। तो यूनाइटेड प्रोविंस की स्थिति अगर मान लीजिए बिहार चला जाता, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में चला जाता, बलिया चला जाता, बुंदेलखंड चला जाता, उधर पश्चिम का इलाका चला जाता, तो ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड प्रोविंस की सिचुएशन स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर हो जाती। इसलिए लेके इन्होंने गोविंद बल्लभ पंत ने और जो लोग भी उस समय के कद्दावर लीडर थे, उन्होंने उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया। प्रस्ताव को इंप्लीमेंट तो किया पर पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में एक इतिहासकार डॉक्टर अजय रावत ने लिखा है कि अंग्रेजों को पंत के नाम का खौफ था। उन्होंने आजादी के संघर्ष के दौरान पहाड़ों में जंगलों को बचाने के लिए किताब लिखी, फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं। उस समय पर्यावरण और जंगल में मानव जीवन को लेकर देश में काफी लोग संवेदनशील थे।
उनके खिताब से अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इस खिताब को साल 1980 में एक बार फिर प्रकाशित किया गया। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में इतिहासकार ये बताते हैं कि उनके डर से ब्रिटिश हुकूमत काशीपुर को गोविंदगढ़ कहने लगी थी, क्योंकि उत्तराखंड के काशीपुर में वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहते थे। इतना ही नहीं, जब साइमन कमीशन के विरोध में गोविंद वल्लभ पंत पर लाठीचार्ज किया गया तो जो पुलिस अफसर लाठी चलाने में शामिल था वो पंत के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके अंडर ही काम कर रहा था। एक दिन पंत ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब वो मिलने पहुंचा तो मुख्यमंत्री पंत ने उससे बहुत अच्छे से बात की। 10 जनवरी साल 1955 को उन्होंने भारत के गृहमंत्री का पद संभाला। अपनी पारदर्शी कार्यशैली के दम पर वो भारत के गृहमंत्री के रूप में हमेशा आदर्श बने रहे। गृहमंत्री रहते हुए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाकर मातृभाषा का मान बढ़ाया। गोविंद वल्लभ पंत महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को देश की जनशक्ति में आत्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते रहे। वो न सिर्फ एक महान राजनेता बल्कि एक जाबाज स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसके सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। 14 साल की उम्र में उनके साथ एक असाधारण घटना घटी। उन्हें हार्ट अटैक आया। इसकी वजह से कई साल उन्हें घर पर रहना पड़ा। कम ही लोगों को यह भी पता होगा कि गोविंद वल्लभ पंत ने 3 शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी का निधन साल 1909 और दूसरी का साल 1914 में निधन हो गया था। इसके बाद साल 1916 में तीसरी शादी कलावती से की। उनके बेटे का नाम कृष्णचंद्र पंत है, जो देश के रक्षा मंत्री से लेकर योजना आयोग के उपाध्यक्ष तक रहे। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां भी थीं, लक्ष्मी और पुष्पा। इससे बड़े गौरव की मिसाल और क्या ही होगी कि भारत रत्न सम्मान उनके ही कार्यकाल में शुरू किया गया और साल 1957 में गणतंत्र दिवस पर महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी और उदार विचार वाले पंत को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से विभूषित किया गया। आजाद भारत में यूपी जैसे विशाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले गोविंद वल्लभ पंत को लेकर विरोधियों ने तमाम आशंकाएं जताई, लेकिन जाति, धर्म और तत्कालीन समाज में जारी टकराव के बावजूद उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रशासनिक कामकाज काबिल तारीफ रहा। उत्तर प्रदेश के मजबूत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य की इस कार्यकाल में नींव तैयार हुई। 7 मार्च 1961 को गोविंद वल्लभ पंत का निधन हो गया, लेकिन यूपी की गोद में जन्मे उस भारत रत्न को देश और प्रदेश हमेशा याद रखेगा। हमारी खास सीरीज के पहले एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले मुख्यमंत्री के साथ। नमस्कार।